हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज 30 अक्टूबर है और आज आप लोग 30 अक्टूबर के जो भी एडिटोरियल है वो देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको करंट अफेयर्स से एडिटोरियल कराया जाता है, ओके। और करंट अफेयर्स आप लोग एडिटोरियल करते भी हो, करंट अफेयर से रिलेटेड एक्चुअली। बाकी कभी कभी ऐसा भी एडिटोरियल हमारे सामने आता है जहाँ पे हम लोगों को फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। और आप लोग देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया में यू विल सी देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड द स्पीकिंग ट्री, ठीक है। तो स्पीकिंग ट्री में क्या होता है एक्चुअली, द एवरीथिंग विच इज मेंशन्ड इन स्पीकिंग ट्री इज अबाउट द इनर इंसाइट ऑफ अ पर्सन और द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन अप्रोच, ठीक है। ये सब कुछ स्पीकिंग ट्री बोल के वो पोर्शन में दिया जाता है। एवरी डे सम राइटर्स राइट their perspective, their inner thinking on that speaking tree, ठीक है। वो एडिटोरियल का ही एक अलग सा पेज है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ओके। खैर अभी आपको पीपीटी से पढ़ने को मिल जाएगा। और क्लैट आपके बहुत नज़दीक है। क्लैट अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट, जो हम कुछ दिन पहले आपको बता रहे थे। अभी आपके पास 28 दिन है, 29 दिन है। 28 दिन ही गिनो, ठीक है। 29 दिन मत गिनो, ठीक है। सो टाइम आ रहा है। आप लोग पूरा साल का जो मेहनत है वो मेहनत का जो भी फल होगा, ये नहीं कि लक नहीं मेरा साथ दिया, ठीक है। लक कभी कोई कुछ नहीं करता है। जो भी किया जाता है वो आपके हार्ड वर्क से किया जाता है। अगर आप 4 दिन पढ़ते हो, 10 दिन मूवी देखते हो, 10 दिन खाते पीते रहते हो, सोते रहते हो, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है ना। तो सेम आप रोज आपको इधर एक एडिटोरियल पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है जब आपके एग्जाम नज़दीक होगा तब आपको 2 एडिटोरियल एक दिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग कोर्स को शुरू किए हैं तो उसको अच्छे से ही ख़त्म करेंगे विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ओके। बाकी जैसा भी जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी जिस तरीके से क्वेश्चन एक बनता है फॉर द क्लैट पैसेज, ठीक है। पैसेज बहुत तरीके का होता है। आप एसएससी सीजीएल का पैसेज देख लोगे वो अलग होता है, आप सीडीएस का पैसेज देखोगे वो अलग होता है, आपका पैसेज अलग होता है, आप सीवीटी यूजी का पैसेज देखोगे, पीजी का पैसेज देखोगे वो भी अलग होता है। अलग इन द सेंस देयर लेवल मैटर्स, ठीक है। लेवल वैरी करता है, ठीक है। आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड इसलिए है क्योंकि आपके पूरा जो पेपर का सिलेबस है वो डिपेंड करता है पैसेज के ऊपर। और पैसेज मतलब सिर्फ इंग्लिश के पैसेज नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर लीगल रीजनिंग, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, योर करंट अफेयर्स, योर इंग्लिश, एवरीथिंग आपके पैसेज से रिलेटेड है। तो आपको इसको करने के लिए, इसको अच्छे से क्रैक करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश का जो स्किल्स है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा नहीं भी है तो आज से 3-4 महीने पहले आपको बताया गया था कि आप कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। देखो एक दिन में आप कोई चीज़ को एक्सटेंट पे नहीं ले सकते हो कि अच्छा मैं आज इतना पढ़ लिया बुक किताब तो आज हो सकता है मैं हर एक पैसेज कंप्लीट कर पाऊँ, नहीं। वो एक प्रोसेस है, वो एक धीमा प्रोसेस है जो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है। तो ये तो बहुत माइनर चीज़ है जो को बहुत पहले बताया गया था। इंग्लिश पैसेज में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पैसेज से अंदर से लिया जाता है। हाँ, टोन ऑफ पैसेज और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इडियम इन द फॉलोइंग पैसेज और द फॉलोइंग पैराग्राफ इन दिस पैसेज और द फॉलोइंग स्टैंजा इन दिस पैसेज, ये तो होता है उसका वोकैब का सवाल। बट जो क्वेश्चन वोकैब से नहीं बन रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके वोकैब से नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेगा, वो क्वेश्चन आपके पैसेज से बनेगा, ठीक है। और पैसेज से ये नहीं कि आपको डिट्टो लाइन उठा के वही लाइन पेस्ट करेगा और वही लाइन आपको पेस्ट करना है जो आप क्लास 9-10 में करते थे, जो आप क्लास 11-12 यूपी बोर्ड सीबीएसई में करते थे। बहुत डिफिकल्ट आएगा पैसेज और आपको वो चीज़ अच्छे से इन्फर करना है, ठीक है। बाकी पैसेज में व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट कैन बी द स्पेसिफाइड टाइटल, ओके, क्या टाइटल हो सकता है ये भी
थोड़ा सा कठिन चीज़ है कि टाइटल हम कैसे इन्फर करें भाई। टाइटल वही बनता है बेटा जिसके आधार पे पूरा स्टोरी लिखा गया है। सब्जेक्टिव व्यू जो होता है पूरा पैसेज का, वही आपका टाइटल बनता है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट को सुरक्षा करने के लिए कोई पैसेज लिखा गया है तो ऑब्वियसली हाउ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इको फ्रेंडली थिंग्स, दिस कैन बी दी प्रेफर्ड टाइटल। एक इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने की बात किया गया तो पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर, डेंजरस फॉर अस, ऐसा टाइटल हो सकता है। तो टाइटल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी आपको उधर से इन्फर करना है, ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। इतने ज्ञान की ज़रूरत है भी आपको, अभी ज़रूरत है, ठीक है। पैसेज से भी ज़्यादा ज्ञान की आपको ज़रूरत है ना। ज्ञान की प्राप्ति होना ये आपके लिए अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो उधर से बस ज्ञान ही लेते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको बस समेटना है, उसको काम नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, ओके। सो in the absence of duality, Shakti finds no scope for its application. Okay, in the absence of duality, what is the meaning of duality? एक के बिना एक संभव नहीं, जो ऐसा एक कंसेप्ट है। पुरुष के बिना प्रकृति नहीं, इविल के बिना गुड नहीं, वैसे शक्ति के बिना कोई और चीज़ नहीं। कोई और चीज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। शक्ति फाइंड्स नो स्कोप फॉर एप्लीकेशन। विदाउट डुअलिटी यू कांट यूज शक्ति। ओके, कहीं पे गलत काम नहीं हो रहा है तो आप शक्ति का प्रदर्शन कैसे करोगे? आपको कोई, मैं ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ, कोई आपको कोई ताना नहीं मार रहा है, आपको टच नहीं कर रहा है, आपको कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा है, तो आप अपनी शक्ति का व्यवहार कैसे करोगे, यूज़ कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना, तो देयर इज़ नो एप्लीकेशन, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन डुअलिटी. The term Shakti has various meaning and as such has no proper English equivalent. शक्ति का बहुत सारे मीनिंग होता है और उसके इंग्लिश का इक्विवेलेंट, मतलब इंग्लिश में सेम टू सेम उसका आप उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों के लिए शक्ति होता है पावर, बहुत लोगों के लिए शक्ति होता है एनर्जी, ओके। बहुत लोगों के लिए, हिंदुइज्म के लिए शक्ति होता है भगवान, देवी, है ना। शक्ति होता है नारी, शक्ति होता है कॉस्मिक एनर्जी। सो देयर इज नो प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड शक्ति इन इंग्लिश, ओके। एनर्जी इज द टर्म जनरली यूज्ड इन इंग्लिश बट इट डज नॉट कन्वे द फुल इम्पोर्ट ऑफ शक्ति। सही बात है, एनर्जी जो है वो इंग्लिश का एक टर्म है जो शक्ति को ट्रांसलेट करके बनाया गया है, पर शक्ति का इनर मीनिंग जो है वो वर्ड नहीं बता पाएगा। एनर्जी मतलब होता है आपके अंदर जो एनर्जी, क्षमता है, एबिलिटी, एनर्जी। एनर्जी मीन्स ओके, शक्ति कैन बी, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतना शक्ति है, पर जो शक्ति इधर बताया गया वो शक्ति अलग है, ठीक है। चलो, प्रकृति, सेंटिमेंट, म्यूटेटिव एंड स्टैटिक प्रिंसिपल आर कॉल्ड शक्ति, ठीक है। मैंने बोला प्रकृति, व्हाट इज पुरुष एंड व्हाट इज प्रकृति, ओके। बहुत सारे लोग, आप लोग फिलोसॉफी पढ़ते हो तो आप पुरुष प्रकृति पर जानते हो, तो शक्ति एक फीमेल के लिए बताया जा रहा है, प्रकृति के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। The flow of the tan mantras or inference is called Shakti. The energy that a living body acquires from its surrounding is called Shakti. So there is various definition of Shakti. One Shakti is defined from the Prakriti, one Shakti is defined from the inference, one Shakti is defined from the energy that a living body acquires from its surrounding, or this is the broad range of meanings that the term Shakti encompasses. और ऐसे ही बहुत सारी रेंज है, इट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ मीनिंग जो शक्ति इन्फर करता है, ठीक है। पुरुष इज ऑल्सो काइंड ऑफ शक्ति, कॉग्निटिव फैकल्टी, ठीक है। पुरुष जो है वो भी एक शक्ति है। पुरुष भले शक्ति को ना डिफाइन कर रहा हो जो फीमेल कॉस्मिक एनर्जी है, पर पुरुष के अंदर भी एनर्जी होता है, ही ऑल्सो हैव पावर, ठीक है। लेट अस सी हाउ मटेरियल एनर्जी ओरिजिनेट. Okay, what is the relationship between energy in the mundane sense and the energy of Prakriti's 3 principles? तो एनर्जी का दो मतलब, एनर्जी का क्या डिफरेंशिएशन है इन द टर्म ऑफ द mundane sense और द टर्म इन द 3 principles. ठीक है, चलो. The cognitive faculty comes within the scope of bondage theoretically. Okay. ये जो कॉग्निटिव फैकल्टी आपने देखा, पुरुष इज ऑल्सो शक्ति, ये क्या होता है, ये
scope of bondage theoretically due to sentient influence and assume the shape of certain demarcated forms due to static influence. When form remains in the abstract realm, it is called energy. जब फॉर्म जो शक्ति का जो फॉर्म है, जब एब्स्ट्रैक्ट रियल्म में जब रहता है कि कोई दिखाई नहीं देता है, छू नहीं पाते उस चीज़ को, आप देख नहीं पाते हो, बस महसूस कर पाते हो, वो एक शक्ति का एग्जाम्पल है. When it comes into the material, it is matter. Okay, energy is not one of the fundamental factors, but a stage prior to the metamorphosis of the cosmic chit into the 5 fundamental factors. हाँ, एनर्जी हो सकता है कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फैक्टर नहीं है शक्ति का, बट ये जो एनर्जी है ये प्रायर है. सबसे पहले इसको वर्णन किया जाएगा, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया जाएगा जब हम चित्त को 5 फॉर्म में डिवाइड करेंगे, 5 चीज़ों में डिवाइड करेंगे. ओके, चलो. नाउ एक्सप्रेशन इज द इनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शक्ति. एक्सप्रेशन जो है वो शक्ति का एक और कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. द सेंटिएंट, म्यूटेटिव एंड स्टैटिक प्रिंसिपल्स आर बोर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम बट लाई लेटेंट विद इन शक्ति. ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि द सेंटिएंट, म्यूटेटिव एंड स्टैटिक प्रिंसिपल बोर्न हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इन सब का क्या आविर्भाव हुआ है और इन सब बॉर्न हुआ है. ठीक है, बट लैटेंट विद इन शक्ति. पर भले ये लोग क्यों ना शक्ति के पहले जन्म लिया हो, कभी भी जन्म लिया हो, पर ये सारी चीज़ जो है शक्ति के अंदर लाई करता है. दे डू लाई इनसाइड शक्ति. ठीक है, दे आर क्रिएटर्स, और ये सब क्रिएटर्स है ऑफ द माइंड, एंड दे आर द क्रिएटर्स ऑफ माइंड, द म्यूटेटिव, द सेंटिएंट. ओके, एंड यू सॉ व्हाट चित्त. Chit is also a creator, something a creator of mind. Okay, it would be futile for the unit mind to attempt to trace the origin of these 3 principles, because in the process it would land itself in the fallacy of infinite regress. ठीक है, हो सकता है ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि जिस इस पैसेज में ज़्यादा फैक्ट्स रहा जाता है, जहाँ फैक्ट्स देखा जाता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखा जाता है, उस चीज़ों में क्या होता है कि मानो आपको पूछा जाएगा कि कितने एकड़ ऑफ लैंड में ये चीज़ बना है, आप फटाक से उत्तर दे दोगे ना कि अच्छा इतने एकड़ में लैंड ऑफ है, इतने चीज़ दिया गया, इतनी चीज़ नहीं दिया गया. बट व्हेन इट कम्स टू फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, कोई दार्शनिक चीज़ आपको बताया जाएगा, कोई दर्शन आपको बताया जाएगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोगों का चिंता अलग है, सोच अलग है ना. तो अलग अलग टाइप ऑफ आप सोच सकते हो चीज़ें, लोगों का कोई चीज़ को बयां करने का भी तरीका अलग होता है. ठीक है, चलो. When microcosms becomes active, the unborn prakriti is not manifested in them spontaneously. Okay. Microcosms have to draw the impetus to arouse prakriti's principle from the microcosms. Okay. माइक्रोजोम तो नहीं है ये, कॉस्मिक हो सकता है, मैक्रो कॉस्मिक. ओके, मैक्रोकॉस्म, माइक्रो एंड मैक्रो. के व्हेन माइक्रोकॉस्म्स बिकम एक्टिव, जब एक्टिव होता है, द अनबॉर्न प्रकृति, जो प्रकृति अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, इज नॉट मैनिफेस्टेड इन देम स्पॉन्टेनियसली. और जो प्रकृति बॉर्न नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं किया जाता है. ठीक है, माइक्रोकॉस्म्स हैव टू ड्रॉ द इम्पेटस टू अराउज प्रकृति's प्रिंसिपल from the micro. Okay, matter receive its impetus from both the microcosm and the macrosome. ठीक है, I am just failing to do the pronunciation of this certain word. I think it's microcosmic or macrocosmic. Okay, or cosmos like this. ठीक है, maybe it's a short form. चलो. The initial expression of the wave is sentient. When it reaches maturity, it becomes mutative. The period of maturity is followed by a period of contraction. Okay, when the most contracted state is reached, the mutative principle is finally superseded by this static principle. This stage of maximum contraction contains the seed for the subsequent stage of expression. It marks the completion of one phase in cycle of action and flow. Basically, ये जो 5-4 लाइन है, ये दर्शाता है कि प्रकृति कैसे जन्म लेता है, हाउ द कॉन्ट्रैक्शन, हाउ द म्यूटेशन दिस हैपन्स. जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपैंड होता है. ठीक है, यही चीज़ जब प्रकृति कैसे जन्म हुआ, प्रकृति से कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कैसे बॉर्न हुआ है, ये सब दिखाया गया है.
ठीक है। नाउ okay, at this point the microcosmos gather momentum for the next stage। और इस समय में जब पहले कॉन्ट्रैक्शन ही हो गया, नेक्स्ट स्टेज के लिए माइक्रोकॉस्मोस ने फिर से अपना मोमेंटम गेन किया। गैदर द स्पीड, गैदर द एक्सेलरेशन, गैदर द मोमेंटम, ठीक है। द ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट ऑफ द माइक्रोकॉस्मिक माइंड, वी एक्वायर द नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना फॉर अवर पर्सनल एंडेवर फ्रॉम द मैक्रोकॉस्मोस, ठीक है। फाइन। दिस स्ट्रेंथ may be preserved in the body, mind or in the nerve cell and nerve fiber। और ये जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा प्रकृति के जन्म के बाद, ये स्ट्रेंथ जो है वो बॉडी में प्रिजर्व रहता है, माइंड और नर्व सेल, माइंड में रहता है, नर्व सेल में रहता है, नर्व फाइबर्स में रहते हैं, विच मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, जो कि बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। द मोर स्ट्रेंथ वन एक्वायर्स इन अ पर्टिकुलर स्पेयर, द मोर परमानेंट वन बेस इज दैट स्पेयर बिकम। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज में ज्यादा पावर गेन करता है, ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है, वो व्यक्ति उस जगह पे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उस चीज़ के प्रति ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। मैं इंग्लिश को अच्छे से पढ़ूंगी, मैं इंग्लिश में अच्छे से अपना नॉलेज गेन करूंगी, तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखूंगी, ठीक है। द यूनिट माइंड ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द मैक्रोसोम when the psychic wave is in the state of maximum pause. The cosmic mind also acquires impetus to manifest its dormant sanskaras when it is state of pause. The seeds of expression that manifest after a state of pause in the psychic wave are called reactive momenta samskaras. To overcome ego, one must throw oneself in whirlpool of activity in order to increase one's psychic wavelength। तो वही एक व्यक्ति को अपने क्या क्या त्याग देना चाहिए अपने इनर माइंड के ग्रोथ को अपनाने के लिए, अपने ईगो को अपनाने के लिए, अपने ईगो को फेंक देना चाहिए। कहाँ पे फेंक देना चाहिए? whirlpool ऑफ एक्टिविटी, ताकि वो अपने साइकिक वेवलेंथ, एक साइकोलॉजिकल वेवलेंथ को कैसे इंक्रीज कर पाए, कैसे अपना जो मेन कोई चीज़ के प्रति जो उनके करने का जो मोटिवेशन है, जो मोटिव है, वो कैसे वो हासिल कर पाए, ठीक है। तो इट इज बीन टोल्ड कि शक्ति को कैसे प्रकृति के साथ दिखाया गया है, ओके। हाउ, शक्ति का क्या अलग अलग मीनिंग है अलग अलग व्यक्ति के लिए, और कैसे वो प्रकृति के साथ कैसे वो जुड़ा हुआ है। फाइन, ठीक है। नाउ What is the primary focus of the passage? The definition of duality, कि duality के बारे में बताया गया है, या फिर the concept of शक्ति यानी रिलेशनशिप टू प्रकृति, या फिर शक्ति और प्रकृति के बीच में क्या उनके रिलेशनशिप है, क्या उनके बीच में क्या टायर अप है, वो बताया गया है, या फिर द नेचर ऑफ मैटर, या फिर मैटर के नेचर के बारे में बताया गया है, या फिर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस को बताया गया है, ओके। सो द करेक्ट आंसर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति एंड इट्स रिलेशनशिप विथ प्रकृति, ठीक है। शक्ति तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पूरा जो पैसेज शक्ति के लिए बताया गया, ठीक है। तो ऐसे अगर कीवर्ड से भी आपका आंसर बन सकते तो आप कीवर्ड से आंसर बनाओ, ठीक है। मैं जब अपने पेड बच्चों का क्लास हो रहा था, जो चल रहा था, ओके, तब उनको यही कहना था कि अगर आपको पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन देना आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है वो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कीवर्ड्स है वो तो आपके दिमाग में घुस ही जाएगा। फिर जब आप पैसेज को पढ़ने जाओगे तब आपको लगेगा कि अच्छा ये वर्ड तो मैंने क्वेश्चन में देखा था, तो उस पैसेज के उस जगह को आप अच्छे से पढ़ोगे, आप अच्छे से देखने की कोशिश करो कि अच्छा ये है वो है ना। चलो, which of the following term is generally used in English, okay, as a translation of Shakti? Okay, okay,
सो व्हाट इज़ द फॉलोइंग टर्म, मैंने आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति के लिए शक्ति जो है वो अलग अलग मीनिंग का होता है ना। आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। तो ये शक्ति का अलग अलग एक रूप है। तो इंग्लिश में शक्ति का कैसे, कौन सी वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है? इज इट पावर और इज इट एनर्जी, इट इज फोर्स और इट इज वाइटलिटी? वाइटलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट, वाइटलिटी मतलब कोई इंपॉर्टेंस गेन करना। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो इट्स एनर्जी। ओके, according to the passage, what role does the macrocosm play in the development of microcosm? Okay, so it restrict the growth की, एक दूसरे के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है कि मैक्रोकॉस्मोस और माइक्रोकॉस्मोस दोनों के ग्रोथ को रोकते हैं। या फिर इट प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर अराउजिंग प्रकृतिस प्रिंसिपल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मदद करते हैं। इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर देम, और डज द माइक्रोकॉस्मोस और मैक्रोकॉस्मोस हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर ईच अदर, कि एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, कोई कुछ भी करे, वो कुछ करे, हमारा क्या, हम तो ठीक है। और इट्स ओनली ऑफर इंस्पिरेशन, और डज द माइक्रोकॉस्मोस ऑफर्स इंस्पिरेशन टू माइक्रोकॉस्मोस, और मैक्रोकॉस्मोस ऑफर्स इंस्पिरेशन टू माइक्रोकॉस्मोस। ठीक है, सो द आंसर विल बी इट प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर अराउजिंग प्रकृतिस प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल था ना, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल था, तो उसको अराउज करने के लिए माइक्रोकॉस्मोस मैक्रोकॉस्मोस के जो भी है वो एक दूसरे पे लगे रहते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव एज इट मैच्योर्स? ओके, इनिशियल एक्सप्रेशन क्या होता है कोई भी वेव का, जब वो मैच्योर हो जाता है। इनिशियल मैच्योर होने के बाद कोई चीज़ मैच्योर हो गया है, इसको हम कैसे समझे? एक्सप्रेशन क्या है? हाउ अ पर्सन और अ थिंग विल एक्सप्रेस दैट आई हैव बीन मैच्योर्ड, और मैं मैच्योर हो गई हूँ, अभी मुझे आप जाके कहीं अकेले छोड़ दो, है ना। जैसे कि हम लोग स्कूल में मैच्योर हो जाते हैं, हम लोग घर में मैच्योर हो जाते हैं, तो पापा क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, जाओ बेटा ठीक है, अब ठीक है, ओके यू कैन गो बाय योर ओन, और यू कैन लीड योर लाइफ बाय योर ओन। सो म्यूटेशन, एक दूसरे के अलग हो जा रहे हैं ना, म्यूटेट हो रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ व्हाट, इट बिकम्स स्टैटिक, it transform into matter, it becomes mutative, और it dissipates completely। ठीक है, so what will be the answer? It becomes mutative। ठीक है, ये हमारे म्यूटेटिव हो जाता है। ओके, what is the significance of the state of maximum pause in the psychic wave? Okay, so what is the significance of maximum pause? जो साइकिक वेव में, ठीक है, जो साइकिक वेव में एक मैक्सिमम पॉज बनता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस? इंपॉर्टेंस, ऑब्वियसली। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस? इट इंडिकेट स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब कोई जगह पे रुक जाना, स्टैग्नेट हो जाना, स्टैग्नेशन, रुक जाना। इट अलाउज फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम द मैक्रोकॉस्मोस। मैक्रोकॉस्मोस से स्ट्रेंथ को बाहर निकालने में, फिर एक्विजिशन मतलब, अगर मैं बोलूँगी कि एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कोई स्ट्रेंथ को हासिल करना, स्ट्रेंथ को अपने तक लाना, अपने लिए अर्न करना। ओके, इट मार्क्स द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है वो सारे एक्टिविटीज़ का एकदम द एंड घोषित करना। ठीक है, और इट प्रिवेंट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ samskaras. What is the manifestation? When you are asking something to the universe, not to your mother or father, कि पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, that is not manifestation. That is just asking something, someone for something, right? What is manifestation? Manifestation is the inner growth, is the sixth sense or the intuition. Okay, not moreover like intuition, but something that if you're asking to the universe, that please universe,
डू गेट मी दिस, और प्लीज़ यूनिवर्स ये मेरे साथ हो जाए, काश ये मेरे साथ होता। तो चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हो अंदर अंदर, काश ये मेरे साथ होता, काश ये आईफोन मेरे पास रहता। और जब वो चीज़ आप हासिल कर लेते, दैट मीन्स द मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू, और मैनिफेस्टेशन केम ट्रू। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन को रोकता है। मैनिफेस्टेशन, ओके, संस्कारस के मैनिफेस्टेशन को रोकता है। द आंसर विल बी इट अलाउज फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम द मैक्रोकॉस्मोस। ठीक है, जो मैक्रोकॉस्मोस से जो स्ट्रेंथ एक्विजिशन जो एक पार्ट है उसको रोकता है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओके, टोन ऑफ पैसेज। तो इस पैसेज में आपको कहीं से भी कोई भी फैक्चुअल डेटा नहीं मिला है, क्योंकि whenever somebody talks about philosophical perspective, दार्शनिक बात कोई करते हैं तो द फैक्ट बहुत कम होता है। व्हाट इज अ फैक्ट? जो एकमात्र सच है, उसके बिना आप अगर उस चीज़ को ठुकरा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडिया इज दिस लार्जेस्ट कंट्री और इंडिया इज दिस लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो जो पोजीशन मैंने मेंशन किया वो उसका एक्चुअल पोजीशन है, दैट मीन्स दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, वो एक्चुअल है, वो बहुत एग्जामाइन करके हुआ है। पर इन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव फैक्चुअल होना कोई भी टोन का वो एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति अपने दार्शनिक चीज़ें बताता है उसमें फैक्चुअल बहुत कम होता है। कभी कभी नैरेटिव हो सकता है कि हाँ, एक व्यक्ति अपनी इनर फीलिंग को बताया है, अपनी इनर साइड को बताया है, तो नैरेटिव टोन ऑफ पैसेज हो सकता है। ठीक है, उस पैसेज में। बाकी ज़्यादातर ऐसे पैसेज के टाइप में आप रिफ्लेक्टिव टोन ऑफ पैसेज ज़्यादा दिखोगे। व्हाट इज अ रिफ्लेक्टिव? समथिंग, आपको कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है। व्हाट इज रिफ्लेक्ट? आप सामने खड़े हो, आपका इमेज मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आपको कोई चीज़ दिखाया जा रहा है, आपको कोई चीज़ समझाया जा रहा है, आपको कोई चीज़ आपके अंदर है वो आपको रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है कि देखो ऐसे होते हैं चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे पैसेज जहाँ पे आपको इनर थॉट्स, फिलोसॉफिकल मीनिंग, इनसाइट्स, बहुत सारे नोशंस आपको देखने को मिलेगा, तब वो पैसेज हमारे रिफ्लेक्टिव टोन्स ऑफ पैसेज में बदल जाएगा। ठीक है, तब वो पैसेज हमारे रिफ्लेक्टिव टोन्स ऑफ पैसेज हो जाएगा। रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कोई चीज़ का आपके सामने। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे कि मिरर होता है, आपको सच्चाई दिखाता है, आपको जो भी हो दिखाता है, झूठ तो नहीं दिखाता है। सेम तरीके से रिफ्लेक्टरी मतलब आपको कोई चीज़ का सच बताया जा रहा है, कोई चीज़ एक व्यक्ति कैसे अनुभव करता है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है वो फैक्ट ना हो। ठीक है, ओके, सो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे आपको देखना है, समझना है। आपको हर एक टोन्स आपको बताया गया है। इफ़ यू सी योर क्लैट कोर्सेज, आप देखोगे टोन्स ऑफ पैसेज का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, 2 लेक्चर हो रहा है अपलोड। ठीक है, सो वेल एंड गुड, आप जाओ उसको करो, और उसमें बहुत सारे, आई थिंक उस पर 24 to 32 इसके बीच में टोन्स ऑफ पैसेज है, बहुत सारे टोन्स हैं। तो हर एक टोन्स को जो इम्पोर्टेंट टोन्स हमको लगा है, हम इतने दिन तक पढ़ाते हमको जो टोन्स लगा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो मैंने डाला है उस पर, फालतू के टोन नहीं डाले हैं। ठीक है, जो एक्चुअली में एक पैसेज बन सकता है उस टोन के रिगार्डिंग, वैसा टोन आपको डाला गया। ठीक है, फाइन। बाकी एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। ये मेरा रोज़ का एक क्या बोलूँ मैं, रोज़ का चिंता है कि कैसे परफॉर्म करेंगे। पहला बैच है, आई होप कि बहुत अच्छे से करे, है ना। पहला इनिशिएटिव है हमारा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, आपको जो चीज़ ज़रूरत होता है आपको यूट्यूब में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, कुछ आपको मेहनत लगाना पड़ता है, कुछ हम मेहनत लगाते हैं, पर ऐसे ही आप लोग एडिटोरियल को पढ़ोगे। मैम तो आपको एक दो एडिटोरियल पढ़ा सकती है एक दिन में, पर उसके अलावा क्या, उसके अलावा कितने सारे एडिटोरियल लिखा जाता है। ठीक है, फालतू के एडिटोरियल मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, फालतू के एडिटोरियल मतलब आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा, कमला हैरिस ने क्या लिखा, ठीक है, ये नहीं बता रही हूँ मैं।
ठीक है, कनाडा में क्या हुआ, किसका वो एसोसिनेशन हुआ, पॉलिटिकल ये सब नहीं बोल रही हूँ, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट के पर्सपेक्टिव से। आपने तो पास्ट पेपर किया ही होगा, तो उससे पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है आपको वो बताया जा रहा है कि आप वो करो, है ना। बाकी आपके पास को टाइम बहुत ही कम बचा है, 29 डेज ऐसे यूँ निकल जाए और समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी भी टाइम है, इसको यूज़ करके तो अच्छे से यूज़ किया जाएगा, है ना। चलो, तो आज का क्लास हमारे यही ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। तब तक अच्छे से रहो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।